एक अरबपति जिसके पास सब कुछ था, पैसा, ताकत और एक ऐसी जिंदगी जिसका हर कोई सपना देखता है। लेकिन गुस्से में लिए गए एक फैसले की वजह से उसने अपनी दो बेटियों के सामने ही उनकी आया को नौकरी से निकाल दिया। उसने सोचा कि ये एक छोटी सी बात है, जब तक कि सब कुछ बिखरना शुरू नहीं हो गया। और दोनों छोटी बच्चियों ने चुपके से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और उस पल से उस अरबपति की जिंदगी पूरी तरह से एक अलग मोड़ ले लेती है। दरवाजा बंद होने के बाद क्या हुआ और उन दो बच्चियों के काम ने सब कुछ कैसे बदल दिया, कहानी के अंत तक बने रहें। आप समझ जाएंगे कि कैसे एक पल का शक पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। साउथ दिल्ली के शांत विला एरिया में उस दिन की दोपहर बादलों की तरह भारी थी। बारिश हो रही थी, लेकिन विक्रम मल्होत्रा के विशाल घर के अंदर का माहौल दम घुटने वाला था। विक्रम बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने बगीचे की ओर देखते हुए खड़ा था। उसके हाथ में फोन कस कर पकड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन अभी भी बैंक के मैसेज से रोशन थी। लोन की किश्त चुकाने का समय आ गया था। कंपनी को 72 घंटों के भीतर अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखने का प्रस्ताव था। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन थे उसके पास करोड़ों रुपए का इंतजाम करने के लिए। एक ऐसी रकम जो कुछ महीने पहले उसके लिए कुछ भी नहीं थी और अब उसके सिर पर एक चट्टान की तरह लटकी हुई थी। उसके पीछे लिविंग रूम में इतनी खामोशी थी कि एयर कंडीशनर की धीमी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया कालीन पर बैठी दोनों बच्चियों के साथ ब्लॉक्स का खेल खेल रही थी। अनन्या हर टुकड़े को ध्यान से जोड़ रही थी। उसका चेहरा किसी बड़े की तरह गंभीर था। रिया तो खेलते खेलते खिलखिला रही थी। प्रिया दीदी, देखो मैंने घर बना लिया। रिया ने प्लास्टिक का छोटा सा घर ऊंचा उठाया। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। बहुत अच्छे, ये घर किसके लिए है? पापा, हमारे लिए, बच्ची ने जल्दी से कहा और फिर सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन अगर पापा घर बेच देंगे तो हम कहाँ रहेंगे दीदी? प्रिया थोड़ी देर के लिए रुक गई। अनन्या ने तुरंत सिर उठाया। रिया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बच्ची ने मासूमियत से कंधे उचकाए। मैंने अभी अमित चाचा को कहते सुना कि पापा के पास पैसे नहीं हैं, पापा का घर भी जा सकता है। कमरा जैसे किसी ने भींच लिया हो। विक्रम तेजी से मुड़ा। तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज ठंडी हो गई। दोनों बच्चियां चौंक गई। प्रिया तुरंत खड़ी हो गई। विक्रम जी। बच्ची ने शायद गलत सुन लिया होगा। तुम चुप रहो, विक्रम ने बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। अनन्या ने अपनी बहन को अपनी ओर खींच लिया। विक्रम आगे बढ़ा। उसके भारी कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। तुमसे किसने कहा कि पापा का घर बिकने वाला है? रिया ने होंठ भींच लिए। मैंने अमित चाचा को फोन पर बात करते सुना। विक्रम बेरुखी से हंसा। और तुम दोनों को ये सब किसने बताया? हवा में तनाव घुल गया। प्रिया को लगा कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। विक्रम जी, मैंने कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? विक्रम की आवाज में गुस्सा था। मेरी कंपनी की बातें छिप कर नहीं सुनी? मेरे बच्चों के दिमाग में ये जहर नहीं घोला? मैं कसम खाती हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने कभी बच्चों से पैसों की बात नहीं की। विक्रम ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। तो फिर इन बच्चियों को इतनी सटीक जानकारी कैसे है? घर, पैसे की कमी, दिवालियापन? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ठंडक थी। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। अनन्या ने जोर जोर से सिर हिलाया। पापा। प्रिया दीदी ने कुछ नहीं कहा। बच्चे क्या जाने, विक्रम चिल्लाया। रिया रोने लगी। प्रिया घुटनों पर बैठकर उसे गले लगाने लगी। अब बच्ची पर मत चिल्लाइए प्लीज। प्लीज शब्द ने जैसे आग में घी का काम किया। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिमाग में सुबह अमित की कही बात गूंज उठी। भैया, घर में थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो बहुत खतरनाक होगा। उस समय विक्रम सिर्फ हंसा था। अब सब कुछ डरावने तरीके से जुड़ रहा था। एक गांव की आया जो हमेशा घर के आसपास रहती है, हमेशा उसके बच्चों के साथ। कितना आसान है। अपना सामान पैक करो, विक्रम ने सपाट लहजे में कहा। प्रिया सन रह गई। आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। रिया की सिसकियों से कमरा गूंज उठा। नहीं, मैं दीदी को नहीं जाने दूंगी। अनन्या दौड़कर प्रिया के सामने खड़ी हो गई। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, दीदी ने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा।
उसकी आंखों में गुस्सा और चोट का मिला-जुला भाव था। तुम हटोगी या नहीं? अनन्या कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। अगर आपने दीदी को निकाला तो आप हमें भी निकाल रहे हैं। एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। विक्रम एक पल के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग गया। अब तुम अपने बाप से जुबान लड़ाना भी सीख रही हो। उसकी आवाज डरावनी हो गई। अनन्या ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया। प्रिया ने दोनों बच्चियों को अपने पीछे खींच लिया। विक्रम जी, गलती मेरी है अगर आपको गुस्सा निकालना है, लेकिन प्लीज बच्चों को तकलीफ मत दीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगी? विक्रम ने दरवाजे की ओर इशारा किया। आज ही मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें एक पल और यहां नहीं देखना चाहता। प्रिया वहीं जड़ हो गई। आलीशान हवेली अचानक पराई लगने लगी। उसने सिर बहुत नीचे झुका लिया। मैंने कभी आपके परिवार का बुरा नहीं चाहा, उसकी आवाज भर आई। मैंने बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुंह फेर लिया। रिया जोर जोर से रोने लगी। उसने प्रिया के पैर कसकर पकड़ लिए। दीदी मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्रिया ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रिया बेटा, दीदी को बस थोड़ी देर के लिए जाना है। मुझे थोड़ी देर के लिए भी नहीं चाहिए, बच्ची चिल्लाई। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया दीदी, आप वापिस आना, मैं पापा को समझाऊंगी। प्रिया ने दोनों बच्चियों के रोते हुए चेहरों को देखा। उसका दिल फट रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसे कुछ भी पक्का नहीं पता था। मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। फिर वो उठी, सीढ़ियों की ओर अपना छोटा सा बैग लेने चली गई, जो उसने पिछले 2 सालों से इस्तेमाल किया था। कोई सूटकेस नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक घिसा पिटा बैकपैक। विक्रम वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ चुभ रहा था, लेकिन उसने उस एहसास को तुरंत मार दिया। वो इस समय कमजोर नहीं पड़ सकता था जब सब कुछ बिखर रहा हो। कुछ मिनट बाद प्रिया वापस आई। उसने एक बार फिर सिर झुकाया। मुझे यहां काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज दर्दनाक रूप से शांत थी। फिर वो दोनों बच्चियों की ओर मुड़ी। तुम दोनों पापा की बात मानना। अनन्या रो रही थी। दीदी मत जाओ, प्रिया ने तेली से मुंह फेर लिया। डर था कि अगर और देखा तो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। बड़ा सा दरवाजा बंद हो गया। उसके बंद होने की आवाज उस बड़े घर में एक अंत की तरह गूंज उठी। रिया चीख पड़ी, दीदी। विक्रम चौंक गया, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा रहा। अनन्या ने पलटकर अपने पापा को देखा। उसकी आंखों में अब बचपना नहीं था, बल्कि गहरी चोट थी। पापा, आप पछताएंगे, बच्ची ने धीरे से लेकिन साफ कहा। आपने अभी उस इंसान को घर से निकाला है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम अपने कमरे में जाओ। अनन्या ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी बहन को ले गई। हर कदम भारी था। विक्रम विशाल लिविंग रूम में अकेला खड़ा रह गया। बाहर सूरज डूब रहा था, बगीचे को लाल रंग में रंग रहा था। एक ऐसा लाल रंग जो उसके सीने में फैल रही बेचैनी जैसा ही था। उसने खुद से कहा, मैंने सही किया, मुझे अपने परिवार को बचाना था। लेकिन न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार उसका ये विश्वास डगमगा रहा था। शहर के दूसरी तरफ प्रिया विला के गेट से बाहर निकली। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसे नौकरी जाने का दुख नहीं था, उसे शक किए जाने का दुख था। और उसके दिल में एक गहरी आशंका थी कि उस परिवार का असली तूफान तो अभी शुरू हुआ है। प्रिया के पीछे दरवाजा बंद होते ही जैसे घर की सांस का एक हिस्सा कट गया। उस पल में विक्रम मल्होत्रा अभी भी विशाल लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे। उसकी आंखें सामने की खाली जगह पर टिकी थी। उसने गेट के बाहर एक ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज सुनी, उसे दूर जाते और फिर गायब होते सुना। लेकिन उसके दिल को वैसी राहत नहीं मिली जैसी उसने सोची थी। इसके बजाय एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो हमेशा 2 बच्चों की हंसी और उस आया की मीठी आवाज से भरा रहता था। रिया रो रो कर बेहाल हो गई थी। वो फर्श पर ही बैठ गई। प्रिया दीदी चली गईं, प्रिया दीदी चली गईं। उसकी सिसकियां हवा में चाकू की तरह चुभ रही थीं। अनन्या अपनी बहन के पास चुपचाप खड़ी थी। अब आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसकी लाल आंखें खाली थीं। विक्रम सहज ही आगे बढ़ा। रिया, चुप हो जाओ, रिया ने पलट कर देखा।
पापा ने दीदी को भगा दिया। पापा बहुत बुरे हैं। ये छोटा सा वाक्य चाकू की तरह तेज था। विक्रम सन्न रह गया। मैंने ये परिवार को बचाने के लिए किया। वो कुछ गलत कर रही थी। नहीं। रिया चिल्लाई। वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अनन्या ने अब जाकर मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। पापा ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। विक्रम को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। बच्चे क्या जाने, लेकिन पापा भी तो सब कुछ नहीं जानते। अनन्या ने जवाब दिया, बिना चिल्लाए, बिना रोए, बस एक शांत वाक्य जिसका वो कोई जवाब नहीं दे सका। कमलाबाई ना जाने कब से सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थीं। उनकी आंखों में चिंता थी। मालिक। विक्रम मुड़ा। इस मामले में आप दखल मत दीजिए। कमलाबाई ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे बस डर है कि आपने गुस्से में किसी बेगुनाह को चोट ना पहुंचा दी हो। विक्रम ने अपने जबड़े भींच लिए। उसने मेरी कंपनी की बातें सुनी। क्या आपको यकीन है? ये सवाल हवा की तरह हल्का था, लेकिन उसके दिल को हिला गया। मैंने उस बच्ची को बहुत नेक दिल पाया है। दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करती है। 2 साल में कभी एक शिकायत नहीं की। विक्रम ने मुंह फेर लिया। नेक लोग कभी कभी बहुत कुछ छिपाते हैं। कमलाबाई चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उस रात हवेली खामोशी में डूब गई। अब प्रिया की आवाज नहीं थी जो रिया को परियों की कहानियां सुनाकर सुलाती। अब अनन्या की आवाज नहीं थी जो उसे अपना पाठ सुनाती। अब विक्रम के देर से घर आने पर गर्म खिचड़ी की खुशबू नहीं थी, सिर्फ ठंडी खाली जगहें थीं। रिया को शाम से ही हल्का बुखार था। वो दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी और पापा को छूने नहीं दे रही थी। मुझे प्रिया दीदी चाहिए। विक्रम बिस्तर के पास बैठा। उसका हाथ हवा में ही रह गया। दीदी चली गई। पापा ने दीदी को भेज दिया। उसकी आवाज धीरे धीरे भर आई। विक्रम ने सूखी थूक निकली। जिंदगी में पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे मनाए। अनन्या दूसरे बिस्तर पर लेटी थी, पीठ फेरे हुए। न रो रही थी, न बोल रही थी। उसकी खामोशी चीखने से ज्यादा तकलीफ दे रही थी। सो जाओ, उसने धीरे से कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया। लाइट बंद हो गई। विक्रम भारी मन से कमरे से बाहर निकला। उसने लिविंग रूम में जाकर एक गिलास शराब डाली और एक ही सांस में पी गया। गले में जलन हुई, लेकिन सीने में फैल रहे खालीपन को दूर नहीं कर सकी। उसने घर के चारों ओर देखा। पहले हर कोने में प्रिया की मौजूदगी थी। सोफे पर करीने से रखा कुशन, दरवाजे के पास दोनों बच्चियों की छोटी चप्पलें, वो गमला जिसमें वो हर सुबह पानी डालती थी। अब सब कुछ वहीं था, सिर्फ वो इंसान नहीं था। एक अनजाने नुकसान के एहसास ने चुपके से उसका दिल भींच लिया। लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने सही किया। मैं अपनी माली हालत की बात किसी बाहरी को नहीं जानने दे सकता। मुझे सख्त रहना होगा। अगली सुबह विक्रम देर से उठा। न गर्म नाश्ते की खुशबू थी, न प्रिया की आवाज जो उसे नाश्ता करने के लिए याद दिलाती। सिर्फ कमलाबाई ने मेज पर सादा सा खाना रखा था। दोनों बच्चियां सामने बैठी थीं। किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। खा क्यों नहीं रहे? विक्रम ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। अनन्या ने सीधे मेज की ओर देखा। प्रिया दीदी हमारे लिए अंडा ब्रेड बनाती थीं। विक्रम का शरीर अकड़ गया। कमलाबाई भी बना सकती हैं। वैसा नहीं होता, रिया ने धीरे से कहा। कमलाबाई ने उसकी ओर देखा। मालिक, बच्ची को रात भर बुखार था, कुछ खाएगी नहीं तो कमजोर हो जाएगी। विक्रम ने सांस छोड़ी। खा लो, फिर पापा स्कूल छोड़ देंगे। रिया ने होंठ भींच लिए। मुझे स्कूल नहीं जाना। अनन्या ने भी सिर हिला दिया। मेरे पेट में दर्द है। विक्रम समझ गया। पेट में दर्द नहीं, दिल में दर्द था। वो चिढ़ने लगा। अब नखरे मत करो, जिंदगी को आगे बढ़ना ही पड़ता है। अनन्या ने सिर उठाकर पापा को देखा। जब मम्मी गुजर गई थीं, तब क्या आप आगे बढ़े थे? ये सवाल सीने पर एक वार की तरह लगा। विक्रम सन्न रह गया। उसे अपनी दिवंगत पत्नी की याद आ गई। वे दिन जब वो ना खाता था ना सोता था, वे दिन जब घर मातम में डूबा था। तब यही प्रिया थी जिसने चुपचाप दोनों बच्चों की देखभाल की, सफाई की, खाना बनाया, घर को बिखरने से बचाया था। उस समय उसने सोचा था कि शुक्र है वो है, और अब उसने खुद उसे घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, उसने अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए गुस्से से कहा।
लेकिन उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी उठ रही थी। उस दोपहर विक्रम कंपनी में कर्ज के ढेरों कागजातों से निपट रहा था। स्क्रीन पर लाल रंग के आंकड़े जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। बैंक से लगातार फोन आ रहे थे। अमित के लेनदारों के फोन भी आने शुरू हो गए थे। दबाव बढ़ता जा रहा था। उसी समय स्कूल से फोन आया। मिस्टर मल्होत्रा, रिया को तेज बुखार है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उसे लेने आ जाएं। विक्रम घबराकर स्कूल की ओर भागा। बच्ची मेडिकल रूम में लेटी थी, उसका चेहरा लाल था। सांसें तेज चल रही थीं। रिया ने कमजोरी से आंखें खोलीं। प्रिया दीदी कहाँ है? ये सवाल उसके गले में अटक गया। डॉक्टर ने कहा, बच्ची को मानसिक तनाव के कारण बुखार है। क्या परिवार में कोई उथल-पुथल हुई है? विक्रम जवाब नहीं दे सका। रास्ते में रिया बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। दीदी, मुझे ठंड लग रही है। विक्रम ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल कांपने लगा था। उस रात अनन्या अपनी बहन के पास चुपचाप बैठी थी। पापा ने बहन को दुखी कर दिया, बच्ची ने कहा। विक्रम ने धीरे से डांटा, मैंने कहा ना, मैंने ये परिवार के लिए किया। परिवार का मतलब एक दूसरे पर भरोसा करना होता है, अनन्या ने जवाब दिया। एक साधारण सा वाक्य, लेकिन उसने उसकी सबसे कमजोर जगह पर चोट की थी। विक्रम मुड़ गया। वो और नहीं सुनना चाहता था, लेकिन जब रात हुई तो वो अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उसने कंप्यूटर पर परिवार की सहेजी हुई तस्वीरें देखीं। बहुत सारी तस्वीरों में प्रिया पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कभी भी केंद्र में नहीं होती थी, लेकिन हमेशा वहां होती थी, चुपचाप, लगातार। एक विचार मन में आने लगा, अगर मैं गलत हुआ तो? उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन दिल की गहराई में वो विश्वास एक पतले कांच की तरह चटक रहा था। शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से किराए के कमरे में प्रिया पुराने लोहे के बिस्तर पर घुटने मोड़कर बैठी थी। पीली कमजोर रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। नौकरी जाने की वजह से नहीं, बल्कि शक किए जाने के दर्द की वजह से। उन 2 बच्चों से दूर होने के दर्द की वजह से, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। उसने फोन खोला और पिछले साल के जन्मदिन पर अनन्या और रिया के साथ ली गई तस्वीर को देखा। तीनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। पता नहीं बच्चे अब कैसे होंगे, उसने फुसफुसाया। खिड़की के बाहर शहर का शोरगुल पराया और ठंडा लग रहा था। 2 दुनियाएं कुछ किलोमीटर की दूरी पर थीं, लेकिन 2 किनारों की तरह। और उस विशाल हवेली में विक्रम मल्होत्रा अंधेरे में चुपचाप बैठा था। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसकी दौलत उसके दिल के खालीपन को भरने के लिए काफी नहीं है। और उसे अभी तक नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। शाम एक न रुकने वाली बारिश की तरह भारी गुजरी। बड़े से बेडरूम में नाइट लैम्प की रोशनी 2 छोटे बिस्तरों पर पड़ रही थी। रिया का बुखार उतर गया था, लेकिन वो अभी भी बेचैनी में सो रही थी। उसकी भौहें ऐसे सिकुड़ी हुई थीं जैसे वो कोई दुख भरा सपना देख रही हो। अनन्या बिस्तर के सहारे पीठ टिकाकर बैठी थी, तकिया गोद में था, आंखें छत पर टिकी थीं। ये कमरा पहले हमेशा हंसी से गूंजता था। प्रिया अक्सर दोनों के बीच बैठती, कहानियां पढ़ते हुए कभी चुड़ैल की आवाज निकालती तो कभी राजकुमार की, जिससे रिया खिलखिलाकर हंस पड़ती। अनन्या अक्सर उसे टोकती, दीदी चुड़ैल ऐसे नहीं बोलती। और डरावना होना चाहिए। फिर तीनों हंस पड़ते। अब सिर्फ खामोशी थी। अनन्या ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। एक घुटन दोपहर से ही उसके गले में अटकी हुई थी। उसने मुड़कर सो रही रिया को देखा। रिया, उसने धीरे से पुकारा। रिया ने आंखें खोलीं। हाँ, तुम्हें याद है जब तुमने अमित चाचा को फोन पर बात करते सुना था? रिया ने कमजोरी से सिर हिलाया। हाँ, याद है। चाचा बहुत सारे पैसों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पापा पर कर्ज है। क्या चाचा ने ये कहा कि प्रिया दीदी छिपकर सुन रही थी? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, चाचा तो किसी और से बात कर रहे थे। मैं और दीदी सोफे के पीछे छिपे हुए सुन रहे थे। अनन्या ने जोर से सांस छोड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सब कुछ उसके दिमाग में साफ होने लगा। और पापा ने सोचा कि ये दीदी ने बताया है। रिया ने होंठ भींच लिए। मैंने पापा को बताया था कि मैंने चाचा को बात करते सुना है। पापा ने नहीं सुना। अनन्या ने फुसफुसाया। पापा सिर्फ वही मानते हैं जो वो सोचना चाहते हैं। उसने चादर का कोना कसकर पकड़ लिया। रिया,
प्रिया दीदी के साथ गलत हुआ है। रिया ने आंखें बड़ी कर लीं। गलत हुआ है मतलब दीदी? मतलब दीदी ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उन्हें निकाल दिया गया। रिया कुछ पल चुप रही और फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि दीदी जाएं, दीदी मुझसे प्यार करती हैं। अनन्या ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसके भी आंसू बह निकले। मैं भी। दोनों बहनें चुपचाप रोती रहीं। डर था कि पापा सुन लेंगे। थोड़ी देर बाद रिया ने सिसकते हुए कहा, दीदी, हम क्या करें कि दीदी वापस आ जाए? इस सवाल ने अनन्या को रोक दिया। उसके दिमाग में प्रिया का सूटकेस खींचकर घर से जाने का दृश्य बार बार घूम रहा था। वो ये सोच भी नहीं सकती थी। बड़े लोग गलती करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती मानना पसंद नहीं। अनन्या ने फुसफुसाया, जैसे खुद से कह रही हो। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो दीदी वापस नहीं आएंगी। तो क्या हम दीदी को ढूंढने चलें? अनन्या ने बहुत देर तक सोचा। उसे याद था कि प्रिया ने बताया था कि उसका गांव उत्तर प्रदेश में है और अब वो एक भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में किराए पर रहती है। लेकिन शहर इतना बड़ा था, 2 छोटी बच्चियां कहाँ ढूंढेंगी? जोखिम नहीं ले सकती, लेकिन चुप भी नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है हमें किसी तरह दीदी को बताना होगा कि उनके साथ गलत हुआ है और फिर पापा को सच्चाई बतानी होगी। रिया ने आंसू पोंछे। क्या पापा हमारी बात मानेंगे? अनन्या चुप रही। जवाब साफ था, पापा ने कभी नहीं माना, कम से कम आज तो नहीं। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। तुम्हें याद है कमलाबाई डिलीवरी वालों से सामान मंगवाती हैं? हाँ, याद है। मैं प्रिया दीदी को एक चिट्ठी लिखूंगी और उन भैया से भिजवा दूंगी। रिया ने आंखें गोल कर लीं। क्या दीदी पढ़ेंगी? हाँ, जरूर पढ़ेंगी और उन्हें पता चलेगा कि हम उनसे नफरत नहीं करते। एक छोटी सी उम्मीद की किरण रिया की आंखों में दिखाई दी। फिर दीदी वापस आ जाएंगी दीदी? अनन्या को यकीन नहीं था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैं हर कोशिश करूंगी। उस रात जब सब सो गए, अनन्या ने चुपके से अपने बैग से कॉपी निकाली। उसने छोटा सा टेबल लैंप चलाया और कांपते हुए अक्षरों में लिखने लगी। प्रिया दीदी, आप दुखी मत होना। आपने हमें पैसों की कोई बात नहीं बताई थी। हमने अमित चाचा को फोन पर बात करते सुना था। पापा ने आपको गलत समझा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमारे लिए सबसे अच्छी हैं। आंसू कागज पर गिरकर उसे गीला कर रहे थे। रिया पास में बैठी टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछ रही थी। ये भी लिखो कि मुझे आपकी याद आती है, बच्ची ने फुसफुसाया। अनन्या ने आगे लिखा, रिया को आपकी बहुत याद आती है। वो दुखी होकर बीमार हो गई है। लिखने के बाद बच्ची ने चिट्ठी को ध्यान से मोड़कर लिफाफे में डाल दिया। एक छोटा सा काम, लेकिन इस समय उसके लिए ये पूरी दुनिया जैसा था। अगली सुबह अनन्या जानबूझकर बाहर भागी जब कमलाबाई ने रसोई के लिए डिलीवरी बॉय को बुलाया। बाई, क्या आप ये प्रिया दीदी को भिजवा सकती हैं? कमलाबाई ने लिफाफे को देखा। ये किसको भेजना है? हमारी पुरानी आया को। कमलाबाई की आंखें नरम हो गईं। तुम्हारे पास पता है? अनन्या ने धीरे धीरे पता पढ़ा। कमलाबाई ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। अनन्या ने सिर बहुत नीचे झुका लिया। धन्यवाद बाई। जब डिलीवरी बॉय चला गया तो बच्ची उसे तब तक देखती रही जब तक कि गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक छोटी सी उम्मीद का टुकड़ा उस बड़े शहर में भेज दिया गया था। इस बीच विक्रम मल्होत्रा की कंपनी में असली तूफान आ चुका था। फोन लगातार बज रहा था। लेनदार, बैंक, पार्टनर सब पैसे मांग रहे थे। उसने अमित को फोन किया। तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही और फिर एक सांस छोड़ी। भैया, मैं फंस गया था। प्रोजेक्ट से पैसा नहीं आ रहा था। मुझे कर्ज लेना पड़ा। मैंने अपने शेयर गिरवी रख दिए। मैं सोच रहा था कि घुमा फिरा कर चुका दूंगा। विक्रम ने मेज पर जोर से हाथ मारा। तुमने मुझे भी डुबो दिया है। शांत हो जाइए भैया, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। कौन सा रास्ता? लोग कंपनी तक पहुंच गए हैं। अमित चुप हो गया। उस खामोशी ने विक्रम की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। उसे एहसास हुआ कि ना सिर्फ प्रिया के साथ गलतफहमी हुई है, बल्कि और भी कई गलतियां उसे घेरे हुए हैं। दोपहर में लेनदारों का एक समूह कंपनी की लॉबी में आ गया। उनकी आवाज तेज थी। मिस्टर मल्होत्रा ने गारंटी दी है, उन्हें ही जिम्मेदारी लेनी होगी। विक्रम चौंक गया। कैसी गारंटी? आपके भाई के कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट। कागजों का एक बंडल मेज पर रखा गया। उसके जाने पहचाने हस्ताक्षर साफ दिख रहे थे, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने कब हस्ताक्षर किए। उसने जल्दी से पन्ने पलटे।
ये उन हस्ताक्षरों में से एक था जो अमित ने पिछले महीने एक मोटी फाइल में करवाए थे। उस समय वो एक मीटिंग में व्यस्त था। उसने बस आदत के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए थे। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया और बेगुनाह पर शक किया। उसी समय एक भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी के छोटे से किराए के कमरे में प्रिया पुराने लोहे के बिस्तर पर चुपचाप बैठी अपने पुराने फोन को देख रही थी। वो अभी-अभी अस्पताल से लौटी थी। डॉक्टरों ने उसकी मां को दिल की कमजोरी के कारण निगरानी में रखने के लिए कहा था। अस्पताल में जमा की गई अग्रिम राशि ने उसे लगभग कंगाल कर दिया था। उसने अपने तंग कमरे को देखा, एक लंबी सांस छोड़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डिलीवरी है। प्रिया ने दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय ने एक लिफाफा दिया। आपके लिए चिट्ठी है। वो हैरान थी, उसे कौन चिट्ठी भेजेगा। जब उसने लिफाफे के बाहर बच्चों जैसी लिखावट देखी तो उसका दिल बैठ गया। प्रिया दीदी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली, हर अक्षर सामने आता गया। आंसू बेकाबू होकर बह निकले। वो फर्श पर ही बैठ गई। हे भगवान, वो बार बार पढ़ती रही। हर शब्द चाकू की तरह दिल में चुभ रहा था, लेकिन अंधेरे में रोशनी की तरह भी था। तो उसने कुछ गलत नहीं किया था, तो दोनों बच्चियां सब समझती थीं, तो उससे नफरत नहीं की गई थी। प्रिया ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था, मुझे पता था। बाहर शहर अभी भी शोरगुल में था, लेकिन उस छोटे से कमरे में एक सच्चाई सामने आ चुकी थी। एक सच्चाई जो सब कुछ बदलने वाली थी। और साउथ दिल्ली की हवेली में विक्रम मल्होत्रा अपनी कंपनी के दफ्तर में गुमसुम बैठा था। कर्ज के कागज पर अपने हस्ताक्षर देख रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने ही फैसलों पर शक होने लगा था। और पहली बार प्रिया की दर्द भरी आंखों वाली छवि जिस दिन वो घर से गई थी, इतनी साफ दिखाई दे रही थी। एक सवाल उसके दिमाग में गूंजा, अगर मैं गलत हुआ तो? और अगर मैंने किसी बेगुनाह को बर्बाद कर दिया तो? इस जवाब ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। असली तूफान बस आने ही वाला था। कंपनी में सुबह पहले जैसी शानदार रणनीतिक बैठकों वाली नहीं थी। बड़ी सी लॉबी, जहां कभी नए प्रोजेक्ट की बधाई के बैनर लगे रहते थे, वहां अब सिर्फ तनाव भरे चेहरे थे। कर्मचारी झुंड बनाकर फुसफुसा रहे थे। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। टाइल वाले फर्श पर तेज कदमों की आवाज पूरी इमारत की अनियंत्रित धड़कन जैसी लग रही थी। विक्रम मल्होत्रा 12वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में ऊंची कांच की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे का शहर अभी भी वैसा ही व्यस्त था जैसे उसे विक्रम के संकट की कोई खबर ही ना हो। ऊंची इमारतें सुबह की धूप में चमक रही थीं और उसे लग रहा था जैसे उसे नीचे खींचा जा रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुला। अमित अंदर आया। उसकी शर्ट सिकुड़ी हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। भैया, आपने बुलाया? विक्रम मुड़ा। उसकी आंखों में अब एक बड़े भाई का प्यार नहीं था, बल्कि एक धोखा खाए हुए इंसान का गुस्सा था। मुझे समझाओ। उसने फाइलों का बंडल मेज पर फेंक दिया। कागजात बिखर गए। ये 40 करोड़ का कर्ज क्या है? अमित कुछ पल चुप रहा। मैंने बताया था, मैंने प्रोजेक्ट बचाने के लिए कर्ज लिया था। तुमने अपने शेयर गिरवी रखे, वो तुम्हारा मामला है, लेकिन मैंने गारंटी पर हस्ताक्षर क्यों किए? अमित घबरा गया। आपने उस दिन हस्ताक्षर किए तो थे, मैंने आपको पूरी फाइल दी थी। विक्रम को वो दोपहर याद आई। वो विदेशी पार्टनर के साथ मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। अमित ने कागजों का एक मोटा बंडल दिया था और कहा था कि यह सिर्फ बैंक क्रेडिट बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने आदत के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया? विक्रम ने धीमी आवाज में पूछा। अमित ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने बस सोचा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। प्रॉपर्टी मार्केट धीमा हुआ है। पूरी तरह मरा नहीं है। मुझे यकीन था कि कीमतें फिर बढ़ेंगी। यकीन? विक्रम कड़वाहट से हंसा। किसके पैसे पर यकीन? मेरे हस्ताक्षर पर यकीन? अमित चिढ़ गया। आप भी तो दूध के धुले नहीं हैं। आपने बहुत ज्यादा जगहों पर पैसा लगा रखा है। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन मैंने अपने परिवार को दांव पर नहीं लगाया। ये वाक्य एक देर से समझी गई सच्चाई की तरह निकला। अमित चुप हो गया। उस पल में दोनों भाई एक दूसरे को अजनबियों की तरह देख रहे थे। अब कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ आंकड़े और जिम्मेदारियां थीं। विक्रम का फोन बजा। एक और लेनदार।
मिस्टर मल्होत्रा, हमें हफ्ते के अंत तक भुगतान चाहिए, वरना हम केस कर देंगे। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। हम आपको 3 महीने दे चुके हैं। कॉल कट गई। विक्रम ने फोन मेज पर रख दिया। उसने अमित को देखा। अब तुम क्या करोगे? अमित ने मुंह फेर लिया। मैं अपने बचे हुए शेयर बेच दूंगा। वो काफी नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं? विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सुबह का दृश्य घूम गया, जब उसके दोनों बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था। रिया अभी भी कमजोर थी। अनन्या ठंडी खामोशी में डूबी थी। उसे अपनी बेटी का कहा याद आया। परिवार का मतलब एक दूसरे पर भरोसा करना होता है। वो वाक्य किसी भी लेनदार की धमकी से ज्यादा गहरा चुभ रहा था। उस शाम लोगों का एक समूह कंपनी तक पहुंच गया। अब वे विनम्रता से बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा को जिम्मेदारी लेनी होगी, एक बड़े उम्र के आदमी ने साफ कहा। हमें कोई मतलब नहीं कि किसने कर्ज लिया और किसने हस्ताक्षर किए, कागज पर आपका नाम है। विक्रम ने शांत रहने की कोशिश की। मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मुझे समय चाहिए। आपका समय हमारा पैसा है। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल दम घुटने वाला हो गया। बाहर के कर्मचारी घबराई हुई नजरों से देख रहे थे। विक्रम की इज्जत, जिसे बनाने में उसे 10 साल से ज्यादा लगे थे, धीरे धीरे बिखर रही थी। जब वो समूह चला गया, विक्रम कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया। एक ऐसी लाचारी का एहसास जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जिंदगी में पहली बार वो स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शाम को वो सामान्य से ज्यादा देर से घर लौटा। हवेली में रोशनी थी, लेकिन जान नहीं थी। कमलाबाई ने दरवाजा खोला। मालिक, खाना खाएंगे? विक्रम ने सिर हिलाया। बच्चे कहाँ हैं? बहुत पहले ही कमरे में चले गए, कोई बात नहीं की। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। दोनों बच्चों के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से खटखटाने से पहले कुछ पल बाहर इंतजार किया। मैं अंदर आ सकता हूं? कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धकेला। अनन्या पढ़ रही थी। रिया पास में टेडी बियर पकड़े लेटी थी। दोनों ने उसकी ओर नहीं देखा। विक्रम बिस्तर के किनारे बैठ गया। रिया, अब तबीयत कैसी है? रिया ने मुंह नहीं फेरा। मुझे प्रिया दीदी की याद आ रही है। ये सीधा जवाब एक थप्पड़ की तरह था। विक्रम ने गहरी सांस ली। पापा बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं। अनन्या ने सिर उठाया। पापा व्यस्त हैं, इसलिए पापा ने एक अच्छे इंसान को निकाल दिया? विक्रम का शरीर अकड़ गया। तुम बड़ों की बातें नहीं समझोगी। मैं ये समझती हूं कि दीदी ने कुछ गलत नहीं किया था। माहौल फिर से भारी हो गया। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसमें बहस करने की हिम्मत नहीं थी। वो बाहर निकला, दरवाजा धीरे से बंद किया। नीचे लिविंग रूम में वो सोफे पर बैठ गया, जहां प्रिया अक्सर दोनों बच्चियों के कपड़े तह करती थी। उसने मेज पर रखे छोटे से पौधे को देखा। पत्तियां थोड़ी मुरझा गई थीं। शायद जाने से पहले वो पानी देना भूल गई थी, या यूं कहें उसे पानी देने का मौका ही नहीं मिला। विक्रम ने पौधे की पत्ती को छुआ। एक खालीपन का एहसास फैल गया। उसी समय एक भीड़भाड़ वाली कॉलोनी के किराए के कमरे में प्रिया अपनी मां के बिस्तर के पास बैठी थी। हार्ट मॉनिटर की आवाज नियमित रूप से आ रही थी। उसने अनन्या की चिट्ठी हाथ में पकड़ रखी थी। न जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी। उसकी मां ने आंखें खोलीं। रो रही है क्या? प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, बस थक गई हूं। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में ममता थी। तुझे नौकरी से क्यों निकाला? प्रिया चुप गई। बुजुर्ग महिला ने सांस छोड़ी। तू बहुत सीधी है। सीधे लोगों को अक्सर गलत समझा जाता है। इस बात से उसका गला भर आया। मुझे नौकरी जाने का दुख नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुझे दुख है कि उन्होंने मुझे बुरा समझा। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सामने आ ही जाएगी। प्रिया ने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। दूर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसे दोनों बच्चियों की बहुत याद आ रही थी। उसे रिया की आवाज याद आ रही थी, जो सपनों में उसे बुलाती। लेकिन उसे विक्रम की ठंडी आंखें भी याद थीं। उसे डर था, वापस जाकर फिर से शक किए जाने का डर, फिर से चोट खाने का डर। उस रात विक्रम मल्होत्रा सोया नहीं। उसने कर्ज की फाइलें फिर से खोलीं। हर पन्ना पलटते हुए उसे एक छोटी सी बात का पता चला।
गारंटी पर हस्ताक्षर करने का दिन वही था जिस दिन वो दोनों बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए ले गया था। अमित फाइलें घर पर ही ले आया था। उस दिन प्रिया भी घर पर थी, लेकिन वो सिर्फ रसोई में थी। स्टडी रूम में एक बार भी नहीं आई। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या उसने कुछ सुना होगा। नहीं, कमरे का दरवाज़ा बंद था। सिर्फ वो और अमित थे। तो फिर उसे इतना यकीन कैसे हो गया कि उसने छिपकर सुना है? एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसे अनन्या का सवाल याद आया। पापा ने कभी हमसे पूछा है? उसने कभी नहीं पूछा था। उसने सिर्फ अनुमान लगाया था, सिर्फ अपने अहंकार और धोखा खाने के डर की वजह से। पछतावे का एहसास मन में आया, लेकिन इतना मजबूत नहीं था कि वो कोई कदम उठाए। वो अभी भी अपनी गलती का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दरारें पड़ चुकी थीं, और हर कर्ज की मांग वाला फोन, उसकी बेटी की हर ठंडी नज़र, उस बड़े घर में हर अकेली रात उसके घमंड की दीवार को कमज़ोर कर रही थी। वित्तीय पतन तो बस शुरू हुआ था, और उसके साथ एक ऐसे आदमी का पतन जो सोचता था कि वो हमेशा सही होता है। लिविंग रूम के अंधेरे में विक्रम मल्होत्रा चुपचाप बैठा था। पहली बार उसे लगा कि उसने पैसे से ज्यादा कुछ खो दिया है। उसने विश्वास खो दिया था, और अगर उसने इसे समय पर ठीक नहीं किया तो वो अपना परिवार भी खो सकता था। बिनतान जिले के अस्पताल में सुबह की शुरुआत कीटाणुनाशक की जानी पहचानी गंध और गलियारे में गाड़ियों के खड़खड़ाने की आवाज से होती थी। प्रिया बिस्तर के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, क्योंकि वो लगभग पूरी रात जागी थी। उसकी माँ एक हल्के दिल के दौरे के बाद सो रही थी। उसकी छाती मॉनिटर की नियमित सांस के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। हर टिट की आवाज प्रिया के दिल पर एक चोट की तरह थी, जो उसे याद दिला रही थी कि इस समय सब कुछ कितना नाजुक है। उसने अपनी माँ के सफ़ेद बालों पर धीरे से हाथ फेरा। माँ, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। डॉक्टर जांच के लिए अंदर आया, धीरे से सिर हिलाया। खुशकिस्मती से समय पर ले आए, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इलाज और नियमित दवाओं की ज़रूरत होगी। प्रिया ने सूखी थूक निगली। जी, लगभग कितना खर्च आएगा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने उसे एक कागज़ दिया। उस पर लिखी रकम देखकर उसका सिर चकरा गया। ये एक ऐसी रकम थी कि अगर वो विक्रम के घर काम कर रही होती तो इंतज़ाम कर लेती, लेकिन अब ये लगभग असंभव था। आप पहले कुछ पैसे जमा करने की तैयारी कर लीजिए, डॉक्टर ने धीरे से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया, कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा। बीमार के कमरे से बाहर निकलकर वो गलियारे में एक लंबी बेंच पर धड़ाम से बैठ गई। उसके पर्स में इस समय सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही पैसे थे। उसने बैंक का मैसेज देखा, जिसमें बैलेंस इतना कम था कि दर्द होने लगा। आंसू बह निकले। उसे हवेली का बड़ा सा किचन याद आया, जहां वो हर सुबह दोनों बच्चियों के लिए दलिया बनाती थी। उसे रिया की खिलखिलाहट याद आई जब वो भालू के आकार के बिस्कुट बनाती थी। उसे अनन्या की आंखें याद आईं जब वो स्कूल की कहानियां सुनाती थी। ये सब अभी की ही बात लगती थी, लेकिन जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। मैं तो बस ईमानदारी से जीना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाया। एक नर्स पास से गुजरी और उसे चिंता से देखा। आप ठीक हैं? प्रिया ने जल्दी से आंसू पोंछे। जी, कुछ नहीं। दोपहर में वो कुछ सामान लेने अपने किराए के कमरे में गई। 10 वर्ग मीटर से भी छोटा कमरा गरम भट्टी की तरह तप रहा था। पुराना पंखा कड़कड़ाकर घूम रहा था। उसने अलमारी से कुछ कपड़े निकाले। दिमाग में पैसे कमाने के तरीके घूम रहे थे। एक पर्चा फर्श पर गिरा। रात की शिफ्ट के लिए वेटर चाहिए, अच्छी तनख्वाह। प्रिया ने उसे उठाया। बस स्टैंड के पास एक ढाबे में रात की शिफ्ट। तनख्वाह सामान्य से ज्यादा थी, लेकिन इसका मतलब देर रात तक काम, थकान और खतरा भी था। वो बहुत देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन फिर अस्पताल में पड़ी माँ के बारे में सोचा, हर दिन की दवाओं के बारे में सोचा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शाम को वो नौकरी पूछने ढाबे पर गई। ढाबा भीड़ और शोर से भरा था। रसोई का धुआं फैला हुआ था। मालिक ने उसे सिर से पांव तक देखा। रात की शिफ्ट में 2 बजे तक काम करना होगा, कर लोगी? जी, कर लूंगी। शराबी ग्राहक बहुत आते हैं, कुछ बदतमीजी भी करते हैं। प्रिया ने हाथ भींच लिए। जी, मैं कर लूंगी। मालिक ने सिर हिला दिया। आज रात से शुरू कर दो। उसने राहत की सांस ली।
नौकरी है तो पैसा है। चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितना भी खतरा हो, उसे करना ही होगा। अस्पताल वापस जाते समय उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या ये प्रिया है? जी हाँ। किसी को घंटे के हिसाब से काम वाली चाहिए, रात को घर की सफाई के लिए। तनख्वाह ठीक ठाक है? उम्मीद की एक किरण जगी। जी, कितनी? दूसरी तरफ वाले ने जो तनख्वाह बताई वो ढाबे से बहुत कम थी। प्रिया कुछ पल चुप रही। जी, धन्यवाद, मैं सोचकर बताऊंगी। उसने फोन काट दिया। उतने पैसे काफी नहीं थे। उसे अभी और ज्यादा की जरूरत थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसे ये मुश्किल रास्ता चुनना पड़ रहा था, लेकिन जिंदगी उसे सोचने का समय नहीं दे रही थी। शाम को प्रिया अस्पताल लौटी। उसकी माँ जाग गई थी। कहाँ थी तू पूरे दिन? नौकरी ढूंढने गई थी माँ। उसकी माँ ने सांस छोड़ी। आराम कर ले, खुद को इतना परेशान मत कर। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं ठीक हूं। लेकिन दिल में वो जानती थी कि वो थक चुकी है। उस रात उसने ढाबे की यूनिफॉर्म पहनी, एक पतली सी टी शर्ट, एक पुराना एप्रन। वो शोर मचाते ग्राहकों के बीच खड़ी थी, भारी ट्रे उठाए हुए। किसी ने सीटी बजाकर छेड़ा, उसने अनसुना कर दिया। किसी शराबी ने उसका हाथ पकड़ा। हमारे साथ बैठकर एक ड्रिंक पी लो। उसने हाथ छुड़ाया। माफ कीजिए, मैं काम कर रही हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर लग रहा था, लेकिन वो भाग नहीं सकती थी। उसके दिमाग में सिर्फ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी माँ की तस्वीर थी, आधी रात के करीब। उसके पैर थकान से कांप रहे थे, पीठ में दर्द था। गला सूख रहा था, लेकिन जब शिफ्ट के अंत में उसे एडवांस का लिफाफा मिला तो उसके हाथ राहत से कांप रहे थे। पैसे थे, कम थे, लेकिन कुछ दिनों की दवा के लिए काफ़ी थे। किराए के कमरे में वापस जाते समय वो अस्पताल गई। गलियारा सुनसान था। वो अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी, पैसों का लिफाफा बैग में रख दिया। मुझे नौकरी मिल गई है माँ, आप चिंता मत करो। उसकी माँ ने अपनी बेटी को देखा। आंखें लाल थीं। तू बहुत तकलीफ उठा रही है। प्रिया ने सिर हिलाया। माँ को खोने से ज्यादा तकलीफ नहीं। इस बात ने बुजुर्ग महिला को मुंह फेरकर आंसू पोंछने पर मजबूर कर दिया। उस रात प्रिया अपने किराए के कमरे में पुराने लोहे के बिस्तर पर लेटी थी। शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। उसने दागदार छत को देखा। दिमाग में दोनों बच्चियों के चेहरे घूम रहे थे। पता नहीं बच्चे ठीक से सोए होंगे या नहीं। उसे अनन्या की भेजी चिट्ठी याद आई। उसे निकालकर फिर से पढ़ने लगी। हर बचकाना शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था, लेकिन एक मरहम की तरह भी था। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूं। उसी समय साउथ दिल्ली की हवेली में विक्रम मल्होत्रा अपने अंधेरे स्टडी रूम में अकेला बैठा था। उसके सामने कर्ज का हिसाब था। आंकड़े उसे चकरा रहे थे। उसने शराब का गिलास खाली कर दिया। नशा नहीं हुआ, सिर्फ खालीपन लगा। फोन बजा। बैंक का मैसेज था। एक और किश्त की तारीख नजदीक थी। उसने सांस छोड़ी। उसकी नज़र अनायास ही मेज पर रखे परिवार के फोटो फ्रेम पर पड़ी। तस्वीर में प्रिया पीछे खड़ी थी। उसका हाथ दोनों बच्चों के कंधे पर धीरे से रखा हुआ था। उसने इस तस्वीर पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी मुस्कान कितनी भोली थी। एक सवाल मन में उठा, अगर उसने सच में कुछ गलत नहीं किया था तो मैंने क्या किया? उसे प्रिया की चोट खाई आंखें याद आईं जब उसे निकाला गया था। उसे रिया के रोने की आवाज याद आई। उसे अनन्या की ठंडी खामोशी याद आई। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया है, वो धीरे धीरे सबसे जरूरी चीजें खो रहा है। शहर के दो सिरों पर दो लोग थके हुए थे। दोनों दर्द में थे। दोनों अकेले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं। और यही घटनाएं विक्रम मल्होत्रा को उस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देंगी जिससे वो भाग रहा था। तूफान के बादल घिर रहे थे और जब वो बरसेगा तो कोई भी अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाएगा। पहली बारिश की बौछार एक उदास शाम को मुंबई पर गिरी, जो विक्रम मल्होत्रा के मन की तरह ही भारी थी। कंपनी में एक आपातकालीन बैठक तनावपूर्ण माहौल में हो रही थी। सभी विभाग प्रमुख मेज के चारों ओर बैठे थे। हर किसी का चेहरा चिंतित था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वित्तीय रिपोर्ट में लाल आंकड़े चमक रहे थे। ईस्ट जोन प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने फंडिंग रोक दी है, वित्त प्रमुख ने नींद की कमी से भारी आवाज में कहा।
अगर 10 दिनों में अतिरिक्त संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई तो वे प्रोजेक्ट वापस ले लेंगे। विक्रम चुपचाप बैठा रहा। उसके हाथ आपस में गुथे थे। हमारे पास कितनी नकदी है? 1/3 भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अमित की ओर देखा। तुम बोलो। अमित ने उसकी नजर से बचने की कोशिश की। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बाजार में हर किसी के पास पैसे की कमी है। तुम कैसी कोशिश कर रहे हो? और कर्ज लेकर? अमित चिढ़कर बोला। आपको लगता है मैं ये चाहता हूं? अगर आपने हर जगह पैसा नहीं लगाया होता तो ये नौबत नहीं आती। इस बात ने आग में घी का काम किया। विक्रम उठ खड़ा हुआ। मैंने कंपनी के पैसे से निवेश किया। तुमने मेरे हस्ताक्षर पर कर्ज लिया? पूरी बैठक शांत हो गई। कर्मचारी घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम की साख दिन ब दिन गिर रही थी। जब बैठक खत्म हुई तो वह सबसे ऊंची मंजिल की बालकनी पर गया। बारिश की बौछारें उसके चेहरे पर ठंडी लग रही थीं। उसका फ़ोन बजा। स्कूल से था। मिस्टर मल्होत्रा, रिया को फिर से तेज़ बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम आपको कब से फ़ोन कर रहे हैं। उसका दिल बैठ गया। वो मेडिकल रूम में है, आप तुरंत आ जाइए। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। पार्किंग की ओर भागा। बारिश ने शहर को जैसे चीर दिया था। गीली सड़क पर गाड़ियों की रोशनी फैल रही थी। वो सामान्य से ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था, पैसे के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। जब वो स्कूल पहुंचा, रिया मेडिकल रूम में एक छोटे से बिस्तर पर सिमटी हुई लेटी थी। उसके गाल लाल थे, सांसें तेज चल रही थीं। रिया, विक्रम ने धीरे से पुकारा। बच्ची ने धुंधली आंखों से उसे देखा। प्रिया दीदी कहाँ है पापा? ये परिचित सवाल इस बार उसे बुरी तरह चुभा। पापा यहाँ है। मुझे पापा नहीं चाहिए। मुझे दीदी चाहिए। उसकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। विक्रम को लगा कि उसका दिल किसी ने भींच लिया है। स्कूल के डॉक्टर ने धीरे से कहा, बच्चे को कमजोरी और मानसिक तनाव के कारण बुखार है। परिवार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसने सिर हिलाया। सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात विक्रम अपनी बेटी के बिस्तर के पास बैठा रहा। अनन्या कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी। पापा, बच्ची ने थोड़ी देर बाद कहा, आपको पता है रिया को बुखार क्यों है? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि आपने दीदी को निकाल दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने जानबूझकर तुम लोगों को दुखी नहीं किया, लेकिन आपने कर दिया। ये शांत वाक्य एक धीमे जहर की तरह था। विक्रम ने सिर झुका लिया। पहली बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहां बैठा अपनी छोटी बेटी को बेहोशी में देखता रहा। दीदी, मुझे ठंड लग रही है। रिया की नींद में फुसफुसाहट ने उसकी आंखें नम कर दी। वो लिविंग रूम में गया, पुरानी फोटो एल्बम निकाली। पिछले साल के जन्मदिन की तस्वीर। प्रिया रिया के बालों में रिबन बांध रही थी। अनन्या पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो पीछे खड़ा था। उसका हाथ दोनों बच्चों के कंधे पर था। एक पूरा परिवार। उसने तस्वीर नीचे रख दी। दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। अगर मैं गलत हुआ तो? उसने सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की। गारंटी पर हस्ताक्षर करने का दिन, बेटी का दिवालियापन के बारे में पूछने का दिन, प्रिया को निकालने का दिन। वो उस समय कहाँ थी? उसे अच्छी तरह याद था। उस दिन वो रसोई में रिया को केक बनाना सिखा रही थी। स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद था। सिर्फ वो और अमित थे। उसके छिपकर सुनने का कोई सवाल ही नहीं था, तो उसने खुद ही ये सब सोच लिया था, सिर्फ धोखा खाने के डर से, सिर्फ अपने घमंड की वजह से। अगली सुबह विक्रम ने अमित को घर बुलाया। अमित थके हुए चेहरे के साथ अंदर आया। मुझे बात करनी है। विक्रम ने फाइल मेज पर रखी। क्या तुमने घर में किसी को कर्ज के बारे में बताया था? अमित चौंक गया। नहीं, पक्का? अमित कुछ पल चुप रहा। मैंने एक बार अनन्या को पास में खेलते हुए सुना था। विक्रम का दिल रुक गया। पास में मतलब? जब मैं लिविंग रूम में फोन पर बात कर रहा था, बच्चे वहां से गुजर रहे थे। एक ठंडक विक्रम की रीढ़ में दौड़ गई। तो बच्चों ने अमित से सुना था, प्रिया से नहीं। विक्रम ने अपने भाई को देखा। उसकी आवाज गहरी हो गई। तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? अमित ने सिर हिलाया। मैंने प्रिया को निकाल दिया। अमित सन्न रह गया, ये सोचकर कि उसने छिपकर सुना है। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से सिर हिलाया। अमित ने सांस छोड़ी। भैया, आपने बहुत गुस्सा किया। ये साधारण सा वाक्य,
विक्रम को अपनी ही नजरों में छोटा महसूस कराने के लिए काफी था। वो उठकर बाहर चला गया। बारिश रुक गई थी, बगीचा गीला था। वे पौधे जिन्हें प्रिया संभालती थी मुरझा रहे थे। उसने पानी का पाइप उठाया और पौधों को सींचने लगा। जमीन पर गिरती पानी की बूंदें एक लंबी सांस की तरह लग रही थीं। कमलाबाई पीछे खड़ी चुपचाप देख रही थी। मालिक, विक्रम मुड़ा। मैं गलत था भाई। उसकी आवाज भारी थी। कमलाबाई ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। वो बच्ची बुरी नहीं है। विक्रम ने अपने हाथों को देखा, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। गलती का एहसास हो जाए तो सुधारने में देर नहीं होती। विक्रम चुप रहा। लेकिन सुधारे कैसे? उसका अहंकार अभी भी था। उसका एक हिस्सा अभी भी सिर झुकाने से डर रहा था। लेकिन रिया को बुखार में देखकर, अनन्या का उस पर से विश्वास उठते देखकर वो समझ गया था कि घमंड की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, परिवार है। उस शाम वो फिर से कंपनी गया। लेनदार ने फिर फोन किया। मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप भुगतान नहीं कर सकते तो हम अदालत में अर्जी देंगे। उसने जवाब दिया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब कोई गुस्सा नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ स्वीकृति थी। घर वापस आते समय वो दोनों बच्चों के कमरे में गया। अनन्या किताब पढ़ रही थी। अनन्या, बच्ची ने सिर उठाया। पापा को कुछ पूछना है? जी। तुमने अमित चाचा को किस दिन बात करते सुना था? अनन्या ने सीधे अपने पापा को देखा। जिस दिन चाचा लिविंग रूम में फ़ोन पर बात कर रहे थे, मैं और रिया सोफे के पीछे छिपे थे। क्या प्रिया दीदी ने सुना था? नहीं, दीदी रसोई में थी। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। जिस जवाब से वो सबसे ज्यादा डर रहा था वो सच हो गया था। उसने आंखें खोली। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। पापा ने दीदी को गलत समझा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। अब पापा क्या करेंगे? ये सवाल एक सजा की तरह था। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी इज्जत, पैसे या अहंकार के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपने सामने खड़े दो बच्चों और उस लड़की के बारे में सोचा जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। उसने गहरी सांस ली। पापा सुधारेंगे। बाहर बारिश के बाद आसमान साफ हो रहा था, लेकिन विक्रम मल्होत्रा के दिल में एक और तूफान अभी अभी खत्म हुआ था और आगे का सफर सबसे मुश्किल था। माफी मांगने के लिए सिर झुकाना सीखना। उस सुबह साउथ दिल्ली की हवेली में अजीब सी शांति थी। अब रिया की खिलखिलाहट नहीं थी जो पूरे घर में गूंजती, ना ही प्रिया की आवाज थी जो दोनों बच्चियों को नाश्ते के लिए जगाती। सिर्फ बगीचे में दूर से आती चिड़ियों की चहचहाहट और रसोई में कमलाबाई के धीमे कदमों की आवाज थी। विक्रम मल्होत्रा डाइनिंग रूम में अकेला बैठा था। उसके सामने ठंडी हो चुकी खिचड़ी का कटोरा था। उसने उसे छुआ तक नहीं। पिछली रात वो लगभग सोया नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही तस्वीरें घूम रही थीं। प्रिया की दर्द भरी आंखें जब वो घर से गई थी, रिया के रोने की आवाज, अनन्या का ठंडा सवाल, पापा ने कभी हमसे पूछा है? ये सवाल दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। वो उठा, ऊपर की मंजिल पर गया। दोनों बच्चों के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से खटखटाया। मैं अंदर आ सकता हूं? थोड़ी देर बाद अनन्या की आवाज आई। जी। विक्रम ने दरवाजा धकेला और अंदर गया। रिया बिस्तर पर बैठी टेडी बियर पकड़े हुई थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन बुखार कम हो गया था। अनन्या अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी। हाथ में कॉपी थी, लेकिन आंखें कहीं और थीं। विक्रम एक कुर्सी खींचकर दोनों के बीच बैठ गया। पापा को बात करनी है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली। उस दिन पापा गलत थे। रिया ने तुरंत सिर उठाया। सच में? पापा? विक्रम ने सिर हिलाया। पापा ने प्रिया दीदी को गलत समझा। अनन्या ने सीधे अपने पापा को देखा। तो पापा ने हमसे पहले क्यों नहीं पूछा? विक्रम ने सिर झुका लिया, क्योंकि पापा को लगता था कि पापा हमेशा सही होते हैं। इस जवाब से कमरे में खामोशी छा गई। पापा को धोखा खाने का डर था। उसने आगे कहा, पापा को पैसे खोने, कंपनी खोने का डर था। इसीलिए पापा ने सब पर शक किया। रिया ने टेडी बियर को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन प्रिया दीदी तो हमसे प्यार करती हैं, पापा जानते हैं। विक्रम की आवाज थोड़ी कांपी। पापा को अब पता चला है। अनन्या उठ खड़ी हुई। पापा को बहुत देर से पता चला। ये साधारण सा वाक्य एक चाकू की तरह था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बेटी को देखा।
उसकी आंखें लाल हो गईं। पापा को माफ कर दो। पहली बार ये 2 शब्द सच में कहे गए थे, बिना किसी बहाने के, बिना किसी आरोप के। बस माफी। रिया रोने लगी। पापा ने दीदी को बहुत दुखी किया। विक्रम ने अपनी बाहें फैलाईं। पापा जानते हैं। बच्ची कुछ पल हिचकिचाई और फिर उसकी गोद में कूद गई। पापा, अब ऐसा मत करना। विक्रम ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। आंसू बह निकले। अनन्या पास में खड़ी थी। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन वो अभी भी गंभीर थी। पापा का माफी मांगना काफी नहीं है। विक्रम ने सिर उठाया। पापा को सुधारना होगा। पापा क्या करेंगे? ये सवाल आखिरी चुनौती की तरह था। विक्रम कुछ देर चुप रहा। उसके दिमाग में प्रिया की मां के बिस्तर के पास की तस्वीर, अनन्या की लिखी चिट्ठी, दोनों बच्चों के थके हुए चेहरे घूम रहे थे। पापा प्रिया दीदी को ढूंढने जाएंगे, उसने धीरे धीरे कहा। पापा दीदी से माफी मांगेंगे। रिया खुश हो गई। सच में पापा? सच में। अनन्या ने उसे ध्यान से देखा। क्या पापा दीदी के सामने अपनी गलती मानने की हिम्मत करेंगे? विक्रम ने सूखी थूक निकली। उसका एक हिस्सा अभी भी अहंकार के दर्द में था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने क्या खो दिया है। पापा करेंगे? अनन्या ने सिर हिलाया। तभी आप हमारे पापा हैं। ये वाक्य माफी की तरह भी था और एक शर्त की तरह भी। विक्रम समझ गया, बच्चों का विश्वास अब पहले जैसा आसान नहीं था। नाश्ते के बाद विक्रम रसोई में कमलाबाई के साथ बैठा। क्या आपके पास प्रिया का पता है? कमलाबाई ने उसे बहुत देर तक देखा। मालिक, आप सच में उसे ढूंढना चाहते हैं? फिर से डांटने के लिए तो नहीं? विक्रम ने सिर हिलाया। माफी मांगने के लिए। कमलाबाई की आंखें नरम हो गईं। वो बच्ची बिंतन जिले के अस्पताल के पास किराए पर रहती है। उसकी मां अस्पताल में भर्ती है। विक्रम का दिल बैठ गया। अस्पताल में? हाँ, कल मैंने डिलीवरी बॉय से सुना। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अपराध बोध की भावना जोरों पर थी। अगर उसने प्रिया को नहीं निकाला होता तो वो इस हाल में नहीं होती। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अभी जाता हूं। मालिक, कुछ खा तो लीजिए। विक्रम ने सिर हिलाया। अब कोई मन नहीं था। वो गाड़ी में बैठकर हवेली से निकल गया। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ थी। हॉर्न का शोर उसके सिर में गूंज रहा था। उसे प्रिया का हर शब्द याद आ रहा था। मैं बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। उसने ऐसे इंसान पर शक किया था, एक ऐसे इंसान पर जिसने कभी नौकरी के अलावा कुछ नहीं मांगा। उसका फोन बजा। अमित था। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिया को ढूंढने। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। आप सच में माफी मांगने जा रहे हैं? हाँ। आप कंपनी की बात भूल गए क्या? विक्रम ने गुस्से से कहा। पैसा वापस कमाया जा सकता है, इंसान नहीं। अमित ने और कुछ नहीं कहा। विक्रम ने फोन काट दिया। वो पहले बिंतान जिले के अस्पताल पहुंचा। गलियारा भीड़ से भरा था। कीटाणुनाशक की गंध तेज थी। उसने रिसेप्शन पर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि ट्रेंथी नाम की मरीज जो प्रिया की मां है किस कमरे में है? नर्स ने रजिस्टर देखा। कमरा नंबर 304। विक्रम तेजी से कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा। वो कुछ पल रुका। दिल भारी था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर प्रिया अपनी मां का चेहरा पहुंच रही थी। दस्तक सुनकर वो मुड़ी। दोनों की आंखें मिली। वो पल जैसे जम गया। प्रिया हैरान थी। विक्रम भी कुछ नहीं बोल सका। हवा में तनाव था। आखिरकार प्रिया ने मुंह खोला। उसकी आवाज भारी थी। आप यहां क्या कर रहे हैं? विक्रम अंदर आया, दरवाजा पीछे बंद कर दिया। उसने उस लड़की को देखा जो कुछ ही दिनों में दुबली हो गई थी। उसका दिल दर्द से भर गया। मैं माफी मांगने आया हूं। प्रिया कड़वाहट से मुस्कुराई। किस बात के लिए माफी? क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। वो चुप रही। क्योंकि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उसकी आंखें लाल हो गईं। क्योंकि मैंने तुम्हें तब निकाला जब तुमने कुछ गलत नहीं किया था। एक आंसू गिर गया। विक्रम को अपना गला भरता हुआ महसूस हुआ। मैं गलत था। ये 3 शब्द भारी लेकिन सच्चे थे। प्रिया मुड़ गई। अब माफी मांगने से क्या फायदा? विक्रम और पास आया। मैं जानता हूं कि मैं भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूं। आप कैसे सुधारेंगे? इस सवाल ने उसे रोक दिया। उसने बिस्तर पर लेटी मां को देखा और फिर प्रिया को। अचानक उसे अपने काम का नतीजा पहले से कहीं ज्यादा साफ समझ में आया। जिम्मेदारी लेकर उसने धीरे धीरे कहा, और तुम पर फिर कभी शक न करके। प्रिया उदासी से मुस्कुराई। भरोसा एक बार खो जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है विक्रम जी। विक्रम ने सिर झुका लिया।
मैं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अस्पताल के कमरे के बाहर लोगों के आने जाने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में तूफान के बाद पहली बार सच्चाई पूरी तरह से सामने आई थी। और पहली बार विक्रम मल्होत्रा को समझ आया कि उसके अपने बच्चों ने ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। परिवार को बचाने के लिए सच्चाई के सामने झुकना सीखना पड़ता है। लेकिन क्या ये माफी एक टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए काफी होगी? जवाब अभी आगे था। विक्रम मल्होत्रा के माफी मांगने के बाद प्रिया अस्पताल के कमरे में चुपचाप खड़ी रही। माहौल इतना शांत था कि उसकी मां के बिस्तर के पास लगे हार्ट मॉनिटर की नियमित आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं गलत था। ये 3 शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसका दिल अभी तक मानने को तैयार नहीं था। उसने किराए के कमरे में जागकर बिताई रातों में इस पल के बारे में बहुत सोचा था, लेकिन जब ये सच में हुआ तो उसे सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। आप जाइए, उसने धीरे से कहा। पीठ फेर ली। मुझे और बात नहीं करनी। विक्रम वहीं खड़ा रहा। मैं समझता हूं तुम गुस्से में हो। गुस्सा नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज भर आई। दर्द है। ये वाक्य एक सुई की तरह उसके दिल में चुभ गया। आपको दर्द होगा तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मुझे दर्द होगा तो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। वो हमेशा इस बात का आदी था कि वो गुस्सा करेगा, माफी मांगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया के लिए ये चोट इतनी साधारण नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं तुमसे तुरंत माफ करने की उम्मीद नहीं कर रहा, मैं बस तुमसे एक मौका मांग रहा हूं सुधारने का। प्रिया ने पलटकर उसे देखा। मौका आपके लिए या मेरे लिए फिर से चोट खाने के लिए? विक्रम का शरीर अकड़ गया। ये सवाल बहुत सच्चा था। उसने गहरी सांस ली। मेरे लिए और दोनों बच्चों के लिए। प्रिया रुक गई। उसने होंठ काटे। बच्चे कैसे हैं? विक्रम ने उसकी आंखों में साफ चिंता देखी। रिया को कई दिनों तक तेज बुखार रहा। बस तुम्हारा नाम लेती रही। अनन्या ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। आंसू बह निकले। मुझे पता था। उसने मुड़कर चेहरा पोंछा। मैं नहीं चाहती कि बच्चे दुखी हों। मैं भी नहीं, विक्रम ने धीरे से कहा। लेकिन मैंने ही उन्हें दर्द दिया है। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद प्रिया ने मुंह खोला। आप यहां सिर्फ माफी मांगने आए हैं? विक्रम ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं। प्रिया उदासी से मुस्कुराई। आपको लगता है कि कुछ शब्द कहने से मैं वापस आ जाऊंगी? विक्रम ने सीधे उसकी ओर देखा। मैं नहीं सोचता कि यह इतना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें और दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहता। आपने ही कहा था कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूं। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं बेवकूफ था। प्रिया चुप रही। बिस्तर पर उसकी मां ने धीरे से करवट ली। प्रिया, वो जल्दी से पास गई। मां, आप जाग गईं? बुजुर्ग महिला ने विक्रम को देखा। उसकी आंखें नरम लेकिन जांचने वाली थीं। तुम ही हो जिसने इस बच्ची को निकाला था? विक्रम ने सिर हिलाया। जी, मैं ही गलत था। ये बच्ची उन दोनों बच्चों के लिए कई दिनों तक रोती रही, तुम्हें पता है? विक्रम के पास शब्द नहीं थे। मुझे अब पता है। तो अब तुम क्या करोगे? विक्रम ने प्रिया को देखा और फिर बुजुर्ग महिला को। मैं माफी मांगने और जिम्मेदारी लेने आया हूं। जिम्मेदारी क्या होती है? बुजुर्ग महिला ने सीधे पूछा। विक्रम ने एक पल सोचा। सिर्फ दवा के पैसे नहीं, बल्कि इस बच्ची का सम्मान करना, उस पर भरोसा करना और उसे परिवार का सदस्य मानना। प्रिया ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में उतार चढ़ाव था। आप कह तो रहे हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। अगर मैं नहीं कर सका तो तुम कभी भी जाने के लिए आजाद हो। कमरा शांत था। सिर्फ मशीन की आवाज आ रही थी। आखिरकार प्रिया कुर्सी पर बैठ गई। मैं अब आसानी से भरोसा नहीं करती। मैं समझता हूं। मुझे डर है कि वापस आकर किसी दिन आप फिर मुझ पर शक करेंगे। विक्रम आगे बढ़ा और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। इस हरकत से प्रिया घबरा गई। आप ये क्या कर रहे हैं? विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं।
मैं सोचता था कि घुटने टेकना अपनी तौहीन करना है। अब मैं समझा हूं, इंसान ऐसा तभी करता है जब उसे सच में पछतावा होता है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं प्रिया, मेरे लिए नहीं, उन दोनों बच्चों के लिए। प्रिया कांप रही थी। उसने विक्रम को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो आदमी जो हमेशा घमंडी, हमेशा हुक्म चलाने वाला था, अब उसके सामने अस्पताल की भीड़ में घुटनों पर था। उसके आंसू बह निकले। आप उठ जाइए, मैं तभी उठूंगा जब तुम मुझे एक मौका दोगी। उसने मुंह फेर लिया, सिसक सिसक कर रोने लगी। आप बहुत बेरहम है, आपको पता है, आपने मुझे कचरे की तरह निकाल दिया था। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। सब मेरी गलती है। बहुत देर बाद प्रिया ने गहरी सांस ली। मैं तुरंत वापस नहीं आ सकती। विक्रम सन्न रह गया, लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि नहीं आऊंगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मैं इंतजार करूंगा। प्रिया ने उसे देखा। आप मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे, मैं वादा करता हूं। उसने आंसू पोंछे। मुझे समय चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। गलियारे में लोगों की बातचीत की आवाजें आ रही थीं, जिंदगी चल रही थी। लेकिन उस छोटे से कमरे में एक घाव को छुआ जा रहा था, दर्दनाक लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी। विक्रम उठा। मैं तुम्हारी मां के अस्पताल का खर्च दूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। ये दान नहीं है। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद विक्रम दरवाजे की ओर मुड़ा। मैं दोनों बच्चों को तुमसे मिलवाने लाऊंगा, अगर तुम चाहो। प्रिया ने सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं बच्चों से मिलना चाहती हूं। कई दिनों के बाद पहली बार उसके होठों पर एक कमजोर मुस्कान आई जब विक्रम अस्पताल से निकला। तो शाम हो चुकी थी। बारिश से भीगी सड़क पर पीली बत्तियां फैली हुई थीं। वो कुछ पल रुका, रात की हवा में गहरी सांस ली। दिल थोड़ा हल्का हुआ। हालांकि वो जानता था कि आगे का रास्ता बहुत लंबा है। अस्पताल के कमरे के दरवाजे के पीछे प्रिया अपनी मां के पास बैठी थी। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा। तो क्या सोच रही है? प्रिया ने सांस छोड़ी। मुझे डर लग रहा है मां। डरना सही है, उसकी मां ने कहा, लेकिन अगर वो लड़का सच में सुधर गया है तो तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। उन बच्चों के लिए। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू बह निकले। मैं उन बच्चों से बहुत प्यार करती हूं मां। प्यार करती है तो उन बच्चों के बारे में सोच। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। बाहर शहर जगमगा रहा था। उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय खुल रहा था। आसान नहीं, आदर्श नहीं, लेकिन उम्मीदों से भरा। और कहीं दो बच्चे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे उस इंसान को फिर से गले लगा सकेंगे जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक होने का सफर अभी शुरू हुआ था। अगले दिन दोपहर में विक्रम मल्होत्रा दोनों बच्चों को अस्पताल ले आया। पूरे रास्ते गाड़ी में किसी ने कुछ नहीं कहा। रिया सामने टेडी बियर पकड़े बैठी थी। कभी कभी शीशे से अपने पापा को देख लेती। अनन्या अपनी बहन के पास बैठी थी। उसकी आंखें उम्र से ज्यादा गंभीर थीं। विक्रम सामान्य से ज्यादा धीरे गाड़ी चला रहा था। उसका दिल प्रिया से मिलने के लिए उत्सुक भी था और सामना करने से डर भी रहा था। पापा, रिया ने धीरे से पुकारा। क्या प्रिया दीदी हमसे नाराज होंगी? विक्रम ने सिर हिलाया। दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बच्ची ने राहत की सांस ली। अनन्या ने मुंह खोला। पापा, आपको अपना वादा याद है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। पापा को याद है। सिर्फ कहना नहीं है, बच्ची ने गंभीरता से कहा। पापा को करना होगा। विक्रम ने होंठ भींच लिए। पापा जानते हैं। जब गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी, विक्रम को अपने हाथ थोड़े कांपते हुए महसूस हुए। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। गलियारे में कीटाणुनाशक की वही जानी पहचानी गंध थी। इंतजार करते मरीज, भागते दौड़ते परिजन। रिया ने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे डर है कि दीदी मिलना नहीं चाहेंगी। दीदी मिलेंगी, विक्रम ने धीरे से कहा। कमरा नंबर 304 के दरवाजे पर उसने धीरे से खटखटाया। प्रिया ने दरवाजा खोला। जब उसने दोनों बच्चों को देखा तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। अनन्या, रिया। रिया उसकी गोद में कूद गई। दीदी। अनन्या ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। प्रिया झुककर दोनों को गले लगाने लगी। आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। दीदी को तुम्हारी बहुत याद आई। विक्रम पीछे खड़ा था।
ये दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। एक परिवार जिसे उसने लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया था। बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला कमजोरी से मुस्कुराई। सच में ये मेरी बच्ची के छोटे फरिश्ते हैं। रिया मुड़ी। दादी, आप जल्दी ठीक हो जाना, मैं और अनन्या दीदी आपसे मिलने आते रहेंगे। बुजुर्ग महिला हंसी। मैं कोशिश करूंगी। प्रिया ने आंसू पोंछे और दोनों को कुर्सी पर बिठाया। घर पर सब ठीक था? मैं ठीक थी, रिया ने तुरंत कहा, लेकिन मैं दुखी थी। और तुम? अनन्या ने उसे देखा। मैं पापा से नाराज थी, विक्रम ने सिर झुका लिया। प्रिया ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अभी तक यकीन नहीं है। इस बात से माहौल थोड़ा भारी हो गया। विक्रम आगे बढ़ा। अनन्या, पापा साबित करेंगे। अनन्या ने सीधे अपने पापा को देखा। पापा को दीदी के सामने वादा करना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। पापा वादा करते हैं कि वो प्रिया दीदी पर फिर कभी शक नहीं करेंगे। अगर कुछ भी होगा तो पापा पहले तुम लोगों से पूछेंगे और बिना वजह किसी पर चिल्लाएंगे नहीं। पापा वादा करते हैं। अनन्या कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से सिर हिला दिया। मैं नजर रखूंगी। प्रिया आंसुओं में मुस्कुराई। ये बच्ची तो बड़ों की तरह बात करती है। रिया ने प्रिया का हाथ खींचा। दीदी, हमारे साथ घर चलो ना। ये साधारण सा सवाल उसके दिल को चुभ गया। प्रिया ने विक्रम को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ भीख मांगती नजरों से उसे देखा। वो मुड़ गई। मैं अभी वादा नहीं कर सकती। रिया का चेहरा उतर गया। क्यों दीदी? प्रिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि दीदी को डर लगता है। किस बात का डर? फिर से शक किए जाने का डर, फिर से निकाले जाने का डर। रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं पापा को ऐसा नहीं करने दूंगी। अनन्या ने जोर से सिर हिलाया। अगर पापा ने दीदी को फिर से रुलाया तो मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। विक्रम ने सूखी थूक निगली। पापा ऐसा नहीं होने देंगे। प्रिया ने दोनों बच्चों को देखा। उनका विश्वास उसे एक ही समय में गर्मी और डर दोनों दे रहा था। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन दीदी को यकीन करना होगा। विक्रम आगे बढ़ा। मैं एक साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। प्रिया ने उसे देखा। कागजात नहीं विक्रम जी, मैं बच्चों के सामने, सबके सामने तुम्हारा सम्मान करूंगा। वो चुप रही। मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुरंत माफी मांगूंगा। कमरा शांत था। प्रिया को उसकी आवाज में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन डर अभी भी था। मुझे समय चाहिए, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। कितना इंतजार करना होगा? जितना तुम्हें चाहिए। इस जवाब ने उसे हैरान कर दिया। उसने उसे बहुत देर तक देखा। ये आदमी बदल गया था, कम से कम इस पल के लिए। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए था? मुलाकात खत्म हुई। जाने से पहले रिया ने प्रिया के गाल पर चूमा। दीदी, दुखी मत होना, हम आते रहेंगे। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। आप हम पर भरोसा करो। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू बह निकले। जब तीनों अस्पताल से निकले, विक्रम को खालीपन महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी उम्मीद भी थी। उस रात प्रिया अपनी मां के बिस्तर के पास बैठी थी। तू क्या सोच रही है? मुझे नहीं पता मां। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा। तू उन बच्चों से प्यार करती है ना? जी। तो उन बच्चों के बारे में सोच, लेकिन अपने बारे में सोचना भी मत भूलना। प्रिया ने सांस छोड़ी। मुझे फिर से चोट खाने से डर लगता है। किसी का माफी के लिए झुकना बहुत बड़ी बात होती है बेटी। वो चुप रही। उसके दिमाग में कल का दृश्य घूम रहा था, जब विक्रम घुटनों पर बैठ गया था। आज का दृश्य, जब बच्चे उससे लिपट गए थे। उसका दिल थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था। शहर के दूसरी तरफ विक्रम लिविंग रूम में अकेला बैठा था। बड़ा सा घर अभी भी खाली था, लेकिन कई दिनों के बाद पहली बार वो पूरी तरह से निराश महसूस नहीं कर रहा था। उसने फोन खोला। बैंक के मैसेज, पार्टनर के मैसेज। मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन अब उसके पास खड़े रहने की एक वजह थी। अपने परिवार के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए, उस लड़की के लिए जिसे उसने चोट पहुंचाई थी। उस रात प्रिया ने अनन्या की चिट्ठी निकालकर फिर से पढ़ी। हर बचकाना शब्द उसे आंसुओं में मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। उसने फुसफुसाया, शायद मुझे सबको एक मौका देना चाहिए।
एक फैसला बन रहा था, दर्दनाक, मुश्किल, लेकिन उम्मीदों से भरा, और ये उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक हफ्ते बाद प्रिया उस जानी पहचानी हवेली के गेट के सामने खड़ी थी। शाम की हल्की धूप थी। बगीचे के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। नज़ारा मही था, लेकिन उसका मन उस दिन से बिल्कुल अलग था जब वो रोते हुए गई थी। उसने गहरी सांस ली। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज़ आई। प्रिया दीदी अभी तक नहीं आई पापा? अभी नहीं बेटा, इधर उधर मत भागो। प्रिया मुस्कुराई। तेज कदमों की आवाज़ आई। गेट खुला। रिया सबसे पहले बाहर भागी। दीदी! वो उससे लिपट गई, लगभग उसे गिरा ही दिया। अनन्या पीछे थी, लेकिन तुरंत नहीं भागी। उसने प्रिया को ध्यान से देखा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। आप सच में वापस आ गईं? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं आ गई। अनन्या ने होंठ भींचे और फिर वो भी दौड़कर उसे कसकर गले लगा ली। मुझे पता था। प्रिया के आंसू बेकाबू हो गए। विक्रम मल्होत्रा सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन आंखें भावनाओं से भरी थीं। अंदर आ जाओ। उसकी आवाज पहले से बहुत नरम थी। प्रिया ने गेट पार किया। ऐसा लगा जैसे वो अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय में कदम रख रही है। घर अभी भी बड़ा था, लेकिन अब उतना ठंडा नहीं था जितना उसकी गैर मौजूदगी ने था। डाइनिंग टेबल पर विक्रम ने एक सादा लेकिन प्यार भरा खाना तैयार किया था। मैंने खुद बनाया है, उसने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन कोशिश की है। रिया ने आंखें गोल कर लीं। पापा को खाना बनाना आता है? विक्रम जबरदस्ती मुस्कुराया। पापा सीख रहे हैं। प्रिया को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। खाना हंसी मजाक में बीता। बहुत दिनों बाद घर में ऐसा माहौल था। खाने के बाद विक्रम ने प्रिया को लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। दोनों बच्चे पास में बैठे थे। उसने गहरी सांस ली। मैं बच्चों के सामने सब कुछ साफ करना चाहता हूं। प्रिया ने उसे देखा। मैं गलत था क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। मैं गलत था क्योंकि मैं गुस्से में था। मैं गलत था क्योंकि मैं सोचता था कि मैं हमेशा सही हूं। अनन्या ने सिर हिलाया, जैसे हर शब्द की जांच कर रही हो। मैं वादा करता हूं कि आज से घर में हर बात साफ साफ कही जाएगी। कोई अनुमान नहीं, कोई शक नहीं। रिया ने ताली बजाई। पापा ने वादा कर लिया। विक्रम हंसा। पापा ने वादा किया। वो प्रिया की ओर मुड़ा। मैंने एक साफ सुथरा नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर तुम्हारे साथ सम्मान से बर्ताव नहीं किया गया तो तुम नौकरी छोड़ने के लिए आज़ाद हो। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद। लेकिन इससे भी जरूरी, विक्रम ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें परिवार का सदस्य मानता हूं। इस बात से उसका गला भर आया। मैं तुम्हारी माँ के अस्पताल का खर्च भी दूंगा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ये कोई एहसान नहीं है। मैं ये करना चाहता हूं। प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं भी मदद करने की कोशिश करूंगी। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं इसका सम्मान करता हूं। आने वाले दिनों में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। विक्रम अब पहले की तरह देर रात घर नहीं आता। वो बच्चों को स्कूल छोड़ने, परिवार के साथ रात का खाना खाने के लिए समय निकालता। जब काम की वजह से चिढ़ होती तो वो गुस्सा करने के बजाय चुप रहना और सांस लेना सीख गया। एक बार उसने गलती से ऊंची आवाज में बात कर दी। अनन्या ने उसे गंभीरता से देखा। पापा अपना वादा भूल गए? विक्रम ने तुरंत माफी मांगी। पापा को माफ कर दो। प्रिया ये दृश्य देखकर मुस्कुरा भी रही थी और भावुक भी हो रही थी। उसे एक सच्चा बदलाव महसूस हो रहा था। कंपनी में विक्रम ने जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स को समेटना शुरू कर दिया। कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब वो अंधे लालच के पीछे नहीं भागता। उसने धीमी गति से जीना स्वीकार कर लिया। अमित ने अपने बचे हुए शेयर बेचकर कुछ कर्ज चुकाने के बाद कंपनी छोड़ दी। भाइयों का रिश्ता ठंडा पड़ गया था, लेकिन विक्रम अब नाराज नहीं था। उसने इसे एक सबक माना। प्रिया ने भी शाम को टीचर ट्रेनिंग क्लास जाना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूं कि भविष्य में मेरे पास एक स्थिर नौकरी हो, उसने कहा। हमेशा किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। विक्रम ने उसका समर्थन किया। उसने शाम को बच्चों की देखभाल के लिए एक और व्यक्ति का इंतजाम किया ताकि वो पढ़ सके। दोनों बच्चे हर रात उसे आकर बताते, आज पापा ने हमारे साथ होमवर्क किया। प्रिया मुस्कुराई। हफ्ते के अंत में पूरा परिवार पार्क में पिकनिक के लिए जाता। ये सामान्य चीजें थीं जिन पर विक्रम ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक शाम विक्रम प्रिया को दोनों बच्चों के साथ स्लाइड पर खेलते हुए देख रहा था।
उसने अचानक कहा, मैं सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। प्रिया ने उसे देखा। और अब मुझे लगता है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन्हें संभाल कर रखना ही असली अमीरी है। वो मुस्कुराई। शहर के एक दूसरे कोने में प्रिया की माँ धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। कुछ हफ्तों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जिस दिन वो अपने किराए के कमरे में लौटी, विक्रम खुद उन्हें छोड़ने गया। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छी बात है। विक्रम ने सिर झुकाया। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुराईं। 1 महीने बाद विक्रम और प्रिया ने दोनों बच्चों के साथ मिलकर किराए के कमरे के पास गरीब मजदूर बच्चों की मदद के लिए एक छोटा सा फंड शुरू किया। बड़ा नहीं था, लेकिन किताबें और दवाइयां खरीदने के लिए काफी था। पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, विक्रम ने कहा, लेकिन ये किसी का दुख कम कर सकता है। प्रिया ने सिर हिलाया। जरूरी है कि दिल साफ हो। उस रात पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा बैठा था। रिया ने अपना सिर प्रिया के कंधे पर रखा। दीदी, मुझे अब अपना घर ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा अब हंसते हैं, अनन्या ने आगे कहा। और क्योंकि पापा अब माफी मांगते हैं। सब हंस पड़े। विक्रम ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। पापा ने ये तुम लोगों से सीखा है। प्रिया ने तीनों को देखा। उसका दिल गर्मी से भर गया। घाव पूरी तरह से भरे नहीं थे, लेकिन भरने लगे थे। विश्वास हर दिन फिर से बनाया जा रहा था। आदर्श नहीं, लेकिन सच्चा। सोने से पहले विक्रम ने धीरे से कहा, अगर पापा भविष्य में गलती करें तो तुम लोग पापा को याद दिलाना। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं याद दिलाऊंगी। रिया खिलखिलाकर हंसी। मैं तो डांट भी दूंगी। विक्रम जोर से हंसा। उस कभी ठंडे घर में अब हंसी गूंज रही थी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, शोहरत आकर जा सकती है, लेकिन सबसे कीमती चीज जो विक्रम मल्होत्रा ने इस सब के बाद सीखी, वो थी भरोसा और परिवार। एक ऐसा परिवार जिसे सबसे अमीर होने की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे से प्यार करने और सम्मान करने की जरूरत है। कहानी एक आदर्श अंत के साथ नहीं, बल्कि परिपक्वता के साथ समाप्त होती है, क्योंकि कभी-कभी सबसे दर्दनाक गलतियां ही इंसान को जिंदगी में सही तरीके से प्यार करना सिखाती हैं। दोस्तों, आप ये कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब हमेशा सुरक्षित और सलामत रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो कमेंट्स में हमारे साथ और बाकी सभी के साथ जरूर साझा करें।